Please like, subscribe and share our channel, The Smart Economics. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल द स्मार्ट इकोनॉमिक्स में। मैं कीर्ति कुमार आहूजा आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। और ये वीडियो स्पेशली जो है वो इन्वेस्टिगेटर और एएसओ के लिए है। इस वीडियो के अंदर हम जो है स्टैटिक्स, राजस्थान जीके, कंप्यूटर और थोड़ा बहुत इको के प्रश्न जो हैं वो करेंगे। ये टेस्ट सीरीज का भाग नंबर 5 है और इस टेस्ट सीरीज की पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उस पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है द स्मार्ट इकोनॉमिक्स। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट चैनल जो है उस पर जाकर जो है वो इसकी क्विज भी सोल्व कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल का नाम है द स्मार्ट इकोनॉमिक्स। तो चलिए प्रश्नों की सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न ये कहता है कि सुदीर्घकालीन उपनति का तात्पर्य काल श्रेणी की उस दीर्घकालीन प्रवृत्ति से है जिससे समंकों में, तो इसमें जो आंसर आएगा या तो वृद्धि होती है और या क्या होती है, कमी होती है। मतलब सूर्य दीर्घकालीन उपनति से काल श्रेणी की दीर्घकालीन प्रवृत्ति से जिससे समंकों में वृद्धि या कमी होती है। प्रश्न संख्या 2 ये कहती है कि ऋतुकालिक विचरण इन कारकों से उत्पन्न होते हैं। तो ऋतुकालिक विचरण जो है वो जलवायु, रीति रिवाज और परंपराओं से, इन कारणों से उत्पन्न होते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि 50 प्रश्न है और जो है हो सकता है कि कई बार प्रश्नों को बनाने में, टाइप करने में 1 या 2 प्रश्नों में एरर रह जाता है। तो आप इन प्रश्नों को सोल्व करें, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि कोई संशोधन होगा तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। चलिए आगे करते हैं। प्रश्न संख्या 3, काल श्रेणी विश्लेषण निम्नांकित से संबंधित है। तो काल श्रेणी विश्लेषण जो है वो मौसमी विचरण, दीर्घकालीन विचरण और चक्रीय विचरण, इन तीनों से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 में यह कहता है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य वर्ष 2000 में 200 रुपये है एवं वर्ष 2005 में 300 रुपये हो तो 2000 को आधार मानना है और 2005 का सूचकांक निकालना है। 2000 का आधार मूल्य लेना है, 2005 का सूचकांक निकालना है और इसका आंसर आएगा 150। प्रश्न संख्या 5, औसत मूल्यांकित या औसत मूल्यानुपात विधि 2003 को आधार मानते हुए 2004 का सूचकांक क्या देगा वो। तो वस्तुएं दी हुई है ABCDE, वर्ष 2004 में मूल्य दे रखे हैं, वर्ष 2003 में मूल्य दे रखे हैं और आपको 2004 का जो है वो सूचकांक निकालना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 139.33%। इसको आप सोल्व करिए, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। प्रश्न संख्या 6, वर्ष 2002 से 2015 तक के उत्पादन के आंकड़ों के 5 वर्षीय चल माध्य निकालने पर पहला चल माध्य किस वर्ष का ज्ञात होगा। तो जब हम 2002 से 2015 तक चलेंगे, चल माध्य निकालेंगे, तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 2004। आंसर नंबर सी। प्रश्न संख्या 7, आतर्व विचरण प्रश्न आया हुआ है कि गणना करने की चल माध्य रीति कौल श्रेणी के किस मॉडल पर आधारित है। तो ये योगात्मक मॉडल पर आधारित है। आतर्व विचरण की गणना करने के लिए चल माध्य रीति काल श्रेणी के किस मॉडल पर आधारित है। तो ये होगा योगात्मक। प्रश्न संख्या 8, प्रतिचयन प्रक्रिया के अंतर्गत जो है वो हमें क्या जानकारी मिलती है। तो प्रतिचयन प्रक्रिया की जब भी बात होगी तो इसका मतलब ये प्रतिदर्श या सैंपलिंग के बारे में हमें सूचना देगा। ना तो ये समष्टि के बारे में देगा, ना प्रतिदर्श, ना समष्टि, ना तो प्रतिदर्श या समष्टि। तो इसका आंसर होगा प्रतिदर्श के बारे में, यानी सैंपलिंग के बारे में हमें जानकारी देता है। प्रश्न संख्या 9, किस विधि में सबसे कम प्रत्युत्तर मिलता है। यदि हम बात करेंगे ना तो डाक से जो भेजी गई प्रश्नावली होती है, जैसा कि हम अब सामान्य तौर पर देखते हैं कि डाक से यदि हमारे पास कोई प्रश्नावली आती है तो हम में से बहुत से कम लोग ऐसी रुचि रखते हैं कि हम उसे वापस जो है वो प्रत्युत्तर दें। साक्षात्कार विधि में हम आमने सामने होते हैं तो प्रत्युत्तर मिलता है, अवलोकन विधि में भी होता है ऐसा, लेकिन डाक से भेजी गई प्रश्नावली में प्रत्युत्तर जो है वो कम मिलता है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार की सतत श्रेणी में एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर होती है। तो 2 वर्ग होते हैं, समावेशी और अपवर्जी। जो समावेशी श्रेणी होती है उसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर होती है। प्रश्न संख्या 11, सारणियन में समंकों के स्रोत किस में लिखे जाते हैं। तो सारणियन में समंकों के स्रोत जो है वो टिप्पणी में लिखे जाते हैं। समंकों के स्रोत आप कभी भी किसी भी टेबल को देखना, चाहे सरकार की टेबल हो या कोई भी टेबल हो, किसी कंपनी की हो, तो उसमें स्रोत जो है ये डाटा किस से लिया गया है तो उसे जो है वो टिप्पणी में हमेशा लिखा हुआ होगा। प्रश्न संख्या 12 और 13, ये 2 जो है ये पाई चार्ट पर बेस्ड है। ये क्या कह रहा है कि कुल विद्यार्थी 1800, ये जो चार्ट दिया हुआ है 1800 स्टूडेंट का है।
जिसमें कलर दिए हुए हैं ABCDEF और कलर के हिसाब से परसेंटेज दिए हुए हैं। आपको क्या निकालना है, कॉलेज डी में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो कॉलेज डी दिया हुआ है और डी का मार्क दिया हुआ है टोटल 18 स्टूडेंट्स में से, ठीक है। तो हमें जो है वो डी में लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 198। प्रश्न संख्या 13, किस कॉलेज में लड़कियों की अधिकतम संख्या है या संख्या अधिकतम है। तो इसका आंसर आएगा 13 का सी, यानी ए जो है उसमें लड़कियों की संख्या क्या है, अधिकतम है। अगर हम बात करेंगे कि जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या 1800 है, हालांकि अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो ये प्रश्न पूरा नहीं है, तो आप इन दोनों प्रश्नों को छोड़ ही दीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 14 में बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14, मध्य का 68 व पदों की संख्या 18 है, यदि सभी पदों को 6 से विभाजित किया जाए तो नवीन मध्य का कितना होगा। तो नवीन मध्य का होगा 3, क्योंकि सभी पद 6 से विभाजित हो गए तो मध्य का भी जो है वो 6 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत वजन 40 किलो है, यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन कितना होगा। तो इसमें अध्यापक का वजन होगा 58 किग्रा, क्योंकि 58 किलोग्राम जब हम औसत में जोड़ देंगे या शामिल कर देंगे कुल में, तो अपने आप क्या होगा, औसत वजन जो है वो 0.5 किलो से या 0.5 किलोग्राम से बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 16, 200 पदों का समांतर माध्य 48 और प्रभाव विचलन दे रखा है 3, पदों के वर्गों का योग क्या होगा। 200 पदों का समांतर माध्य, प्रभाव विचलन दे रखा है, पदों के वर्गों का योग आएगा 4,62,600। 17 नंबर प्रश्न, निम्न धनात्मक सहसंबंध गुणांक से सहसंबंध की न्यूनतम क्षमता परिलक्षित करता है। मतलब इसमें सबसे न्यूनतम सहसंबंध वाला कौन सा होगा, तो 0.28। अगर उससे ज्यादा की बात करेगा तो 0.30, फिर 0.45 और फिर 0.99। -1 से ये +1 के मध्य चलता है, इसलिए इसकी न्यूनतम क्षमता जो परिलक्षित कर रहा है वो कर रहा है 0.28। प्रश्न संख्या 18, काल प्रश्न का सहसंबंध गुणांक क्या बताता है। तो काल श्रेणी का सहसंबंध गुणांक दो श्रेणियों के मध्य सहसंबंध भी बताता है, उसकी प्रकृति भी बताता है और उसकी दिशा भी बताता है। मतलब इन दोनों बातों का उल्लेख काल प्रश्न के सहसंबंध गुणांक में किया गया है। प्रश्न संख्या 19, लॉटरी निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा है कि लॉटरी निकालने के लिए जो है वो हम यादृच्छिक प्रतिचयन यानी सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं। मतलब कि हमें बहुत सारे बॉक्स में दिए जाएंगे, उनमें से हमें एक पर्ची निकालनी होगी, तो वो सैंपलिंग का प्रयोग हम इसमें करते हैं। प्रश्न संख्या 20, काल श्रेणी के संगठक जो अल्प अवधि में पूर्वानुमान के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो मौसमी जो है वो संगठक होते हैं जो अल्प अवधि में पूर्वानुमान के लिए प्रयोग में आते हैं। प्रश्न संख्या 21, पाशे का सूचकांक 96.73 है और फिशर का सूचकांक 98.77 है। यानी पाशे का सूचकांक दिया हुआ है, फिशर का दिया हुआ है, आपको लेस्पियर का निकालना है। तो दोनों फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे, लेस्पियर का सूचकांक आ जाएगा 100.85। प्रश्न संख्या 22, हमारे देश में राष्ट्रीय लेखा के संकलन प्रक्रिया का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका कार्य किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। प्रश्न संख्या 23, राजस्थान में राज्य आय एवं अन्य आंकड़े एकत्रित और प्रक्रिया करने का दायित्व किसका है। तो राजस्थान में अगर दायित्व की बात आएगी तो वो आएगा आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा, और अगर वहां बात आएगी तो वो आएगा CSO के द्वारा। प्रश्न संख्या 24, मूल्य सूचकांक द्वारा या प्राइस इंडेक्स से हम क्या मापते हैं। तो 24 का आंसर होगा कि आधार वर्ष के कुल मूल्य से तुलना कर चालू वर्ष के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को हम मूल्य सूचकांक के माध्यम से मापते हैं। प्रश्न संख्या 25, अल्पकालिक या नियतकालिक उच्चावचनों यानी अल्पकालिक या नियतकालिक उच्चावचनों में किन्हें शामिल किया जाता है। तो अल्पकालीन और नियतकालिक उच्चावचनों में 2 और 3 यानी ऋतुनिष्ठ को भी शामिल किया जाता है और चक्रीय विचरण को भी या साइक्लिक वेरिएशन को भी शामिल किया जाता है। प्रश्न संख्या 26, चर श्रेणी का परास गुणांक क्या होगा। चर श्रेणी का परास गुणांक जो होगा वो होगा 2/3। एज इट इज प्रश्न आया हुआ है कि चर श्रेणी का परास गुणांक कितना होगा, तो 2/3। प्रश्न संख्या 27, यदि आंकड़ों से किसी समूह में से समांतर माध्य के विचलनों के निरपेक्ष मानों का योग 256, पदों की संख्या 4, तो माध्य विचलन निकालने को बोला है। तो माध्य विचलन का मान होगा 64, यानी सी नंबर ऑप्शन आएगा 64। प्रश्न संख्या 28, निम्न बंटन की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब इस से हमें माध्यिका भी निकालनी है और बहुलक भी निकालनी है। और एक और बात, इसमें माध्यिका भी 55 आएगी और बहुलक भी क्या आएगा, 55 आएगा। निम्न बंटन का समांतर माध्य निकालना है। मतलब इस बंटन की सहायता से हमें समांतर माध्य की गणना करनी है। अब ये बंटन देख लो
कि वर्ग दिए हुए हैं 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, बारंबारता दी हुई है, समांतर माध्य निकालना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, समांतर माध्य आएगा इसका 6, निकाल के चेक करना, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। 30 नंबर प्रश्न, सूचकांक बराबर होता है, तो सूचकांक जो है वो कीमत सापेक्ष के क्या होगा, कीमत सापेक्ष के औसत के बराबर होता है हमेशा सूचकांक, कीमत सापेक्ष के औसत के बराबर सूचकांक होता है। प्रश्न संख्या 31, यहां से राजस्थान जीके शुरू होता है कि राजस्थान में वर्तमान शहर और उनके प्रसिद्ध नाम है, इनमें से क्या प्रचलित है, वो क्या है, अलवर राज्य का उत्तरी भाग उसको मांड नहीं कहा जाता, अलवर राज्य के उत्तरी भाग को मांड नहीं कहा जाता, जबकि अजमेर को अजमेरू, सांबर को सपालदक्ष, चूरू, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र को शेखावटी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32, थार के मरुस्थल के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं। पहला, यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। दूसरा, इस भाग की पूर्वी सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। तीसरा, यह वनस्पति, जैव विविधता, पशु संपदा के मामले में विश्व में अन्य मरुस्थल से अधिक समृद्ध है। चौथा, यह मरुस्थलीय भूभाग इयोसीन काल के गोंडवाना लैंड भूभाग का अवशेष है। इन चारों कथनों में से हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें जो सही कथन होगा वो होगा पहला, एक तो कि ये, अगर बात करेंगे पहला सही कथन जो होगा इसका वो होगा पहला, एक तो विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, और सही कथन होगा तीसरा कि यह वनस्पति, जैव विविधता, पशु संपदा के मामले में विश्व के अन्य मरुस्थलों से ज्यादा अच्छा है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, 1 और 3। आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 33 की, जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न ये भी आया हुआ है, इसका आंसर होगा सी, दरियन कहा जाता है। जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में दरियन कहा जाता है। 34 नंबर प्रश्न, लूनी नदी का उद्गम कहाँ होता है। तो लूनी नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो है बी, यानी अजमेर के नागपाड़ की पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम होता है। प्रश्न संख्या 35, राजस्थान में मिट्टी का अवनालिका अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है। तो मिट्टी का अवनालिका अपरदन सर्वाधिक जो होता है वो होता है चंबल नदी से। आगे बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न, ये इकोनॉमिक्स या करंट जीके का भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय योजना में बालिका के राजकीय विद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो ये जो सारा है ये 25,000 रुपए दिए जाते हैं। शायद इस सीमा में अभी वृद्धि की गई है, तो एक बार थोड़ा सा करंट को और ध्यान से देख लेना। 37 नंबर प्रश्न, भैंसों की कौन सी नस्ल सर्वाधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। तो भैंसों की जो मुर्रा नस्ल होती है ना वो सर्वाधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 38, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के जो जिले हैं उनका बढ़ता हुआ क्रम होगा अलवर, दौसा, भरतपुर और जयपुर। सबसे कम अलवर, फिर दौसा, फिर भरतपुर और फिर जयपुर। 39 नंबर, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार कौन सा है। तो राजस्थान में वालरा कृषि का जो एक प्रकार है वो है स्थानांतरित कृषि, इसी को जो है वो वालरा कृषि का एक प्रकार माना जाता है। प्रश्न संख्या 40, राजस्थान के वे जिले जिनमें कोई भी नदी नहीं है। तो एक तो हमारा जो बीकानेर है इसमें कोई भी नदी नहीं है, एक चूरू जो है इसमें कोई भी नदी नहीं है। फिर 41 नंबर प्रश्न कंप्यूटर का, इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। तो पेज मार्जिन का प्रकार जो है वो सेंटर नहीं है, इसके अलावा लेफ्ट, राइट और टॉप ये तीनों पेज मार्जिन के भाग होते हैं। प्रश्न संख्या 42, एमएस वर्ड में शब्दों के नीचे हरे रंग की सर्पाकार रेखा दर्शाती है। तो हरे रंग की सर्पाकार रेखा को जो है वो हम बोलते हैं शब्द या लाइन में व्याकरण की अशुद्धि होना। फिर बात करते हैं 43, सेल एड्रेस में क्या होता है। तो सेल एड्रेस का मतलब ये क्या है, एक्सेल के अंदर होता है। सेल एड्रेस का मतलब जो होता है, सेल का मतलब एक वो बॉक्स, तो सेल के एड्रेस को जो हम बोलते हैं, सेल के कॉलम का नाम और पंक्ति का नाम, उसे सेल एड्रेस के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रश्न संख्या 44, स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को क्या कहते हैं। तो ये विशेष प्रभाव का मतलब कस्टम एनिमेशन होता है, इसे विशेष प्रभाव को ही बोलते हैं कस्टम एनिमेशन। मतलब जब हम स्लाइडों में इफेक्ट डालते हैं कि नाम घूम के आ रहा है, वो इस प्रकार से। 45 नंबर प्रश्न, स्क्रीन में सबसे ऊपर दिखने वाली पट्टी को क्या कहा जाता है। तो स्क्रीन में जो सबसे ऊपर पट्टी दिखती है वो होती है टाइटल बार, जो हमें टाइटल के नाम से या जो है हमें टाइटल्स के बारे में बताती है। 46 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस जो है वो है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है, और इसी से क्या होता है, कंप्यूटर को डैमेज होता है। 47 नंबर प्रश्न, वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है। तो वेब पेज को जब रीलोड करना है तो हम बटन दबाएंगे रिफ्रेश का, तो वो अपने आप पेज वापस रीलोड हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न, माउस के कर्सर की गति को घटाने बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो हम जो है वो हमेशा कंट्रोल पैनल में जाकर जो है वो इसके सेटअप में प्रयोग करते हैं। तो मेन जो आंसर आएगा वो आएगा कंट्रोल पैनल।
49 नंबर प्रश्न, अनुसूची के माध्यम से, वापिस स्टैटिक्स के 2 प्रश्न हैं। अनुसूची के माध्यम से एकत्रित समंग कौन से होते हैं? तो अनुसूची के माध्यम से जो है वो हमें प्राथमिक समंग एकत्रित किए जाते हैं, क्योंकि हम शुरुआती काम करते हैं। और अंतिम प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक बंटनों की अपकिरण की तुलना करने के लिए हम किसे चुनेंगे? तो हम चुनेंगे सापेक्ष माप को। तो इस प्रकार से ये 50 प्रश्न है और ये 50 के 50 प्रश्न जो हैं वो उपयोगी हैं। PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जा सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल का नाम है द स्मार्ट इकोनॉमिक्स। इसके अलावा एक जरूरी जानकारी कि बहुत से बच्चों का एक आ रहा है कि सिलेबस जो है उसके बारे में डिस्कशन हो, तो उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ASO इन्वेस्टिगेटर के सिलेबस के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, पैटर्न क्या रखें, किस प्रकार से बढ़ें, उस सारे की जानकारी जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल का नाम है द स्मार्ट इकोनॉमिक्स और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।